आइए दोस्तों, जैसा कि अपने लोग एलिगेशन को शुरू कर चुके हैं तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए समझाए हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन आएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सीता के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। उसकी आय में 15% की बढ़ोतरी होती है तथा उसके खर्च में भी 9% की बढ़ोतरी होती है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है? तो देखो, इस क्वेश्चन को अपने लोग किस तरीके से बनाएंगे, इसको आप ज़रा समझिए। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका आय मतलब इनकम। इनकम के अंदर आपका खर्च होता है और बचत होती है। ठीक है, अपने लोग पढ़ रहे हैं एलिगेशन के लिए, और एलिगेशन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको काफ़ी हद तक समझाने का प्रयास किया है कि एलिगेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है और इसको हम क्वेश्चंस के अंदर किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये बात मैं आपके लिए बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो, जब कोई व्यक्ति जब कमाएगा तभी वो खर्च करेगा और तभी वो बचा पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि खर्च और बचत दोनों किसके अंदर हैं? आय के अंदर। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, इन दोनों को मिक्स करूंगा तो क्या मिलेगा? मुझे इनकम मिलेगी। जैसे सपोज करो, कोई व्यक्ति अगर 15,000 रुपये खर्च करता है, मान लो 15,000 रुपये ये व्यक्ति जो है वो खर्च करता है और 5,000 रुपये ये क्या करता है? बचत करता है। 5,000 रुपये की ये बचत करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी आय कितनी है तो आप ये कहोगे कि सर ये 20,000 रुपये कमाता है। इसका मतलब आय जो है वो खर्च और बचत को मिला दोगे तो आय प्राप्त हो जाएगी। मीन्स आय के अंदर खर्च भी है और बचत भी है। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये देखना है क्या हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन से कर सकते हैं या नहीं। तो जो तरीका मैं आपको बताना यहाँ पे चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को एलिगेशन से हम किस तरह से बनाएंगे, वो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। क्योंकि हमें जब हम परीक्षा हॉल में जाते हैं तैयारी करके, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की, तो हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो हम जैसे ही क्वेश्चंस को देखें तो हमारे दिमाग में एक बेहतरीन तरीका आना चाहिए, जिस तरीके से हम जब क्वेश्चन को बनाएं तो हमारा जो समय है वो बहुत ही कम लगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं आपके पेपर में केवल और केवल मैथ्स आएगी, सारा टाइम आप मैथ्स पे लगा दोगे और भी सब्जेक्ट आपके लिए करने हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है, भले आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे कि किसी भी परीक्षा में बैठो आप तो अच्छी तैयारी के साथ बैठो, जिससे अगर आप किसी भी परीक्षा को देने के लिए आपने पहला ही अटैम्प्ट लिया है तो पहले अटैम्प्ट में आप ऐसा प्रयास करो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाए। मतलब भले वो पहली बार में परीक्षा ना निकले, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अच्छा होना चाहिए, जिससे कि अगली परीक्षा में जब अगली बार आप बैठोगे तो आप अच्छी परफॉर्म कर पाओ। तो तैयारी आप करते रहिए सही तरीके से। तो एलिगेशन की डेफिनेशन पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देख लें, उसके बाद इसको देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ से आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है, क्या हम इस क्वेश्चन में एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो एलिगेशन का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में हम कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे एक सीता है, उसके खर्च और बचत का हमको अनुपात दिया है। खर्च और बचत का अनुपात कितना दिया है? 5:3। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाए और उसके खर्च में 9% की वृद्धि हो जाए तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमसे पूछा है। तो अच्छे से देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें तो कैसे बनाएंगे आप ध्यान से देखना। बहुत कम टाइम में ये क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे खर्च और बचत की बात करें, खर्च मीन्स एक्सपेंडिचर, यहाँ पे एक्सपेंडिचर और यहाँ पे सेविंग, एस मतलब सेविंग। सबसे पहले इन दोनों का जो अनुपात दिया है, क्योंकि जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं तो हमारे लिए रिलेशन मिलता है, मतलब अनुपात मिलता है। यहाँ पे जब हमने एलिगेशन का इस्तेमाल किया तो हमारे लिए खर्च और बचत का जो रिलेशन मिला है वो मिला है 5:3। ये दिया है 5 और 3। ठीक है, ये दिया है हमारे लिए। जब हमने एलिगेशन का इस्तेमाल किया होगा तो सीता के खर्च और बचत का जो अनुपात बना वो बना 5:3।
ठीक है। एक्चुअल में तो सीता के ना खर्च दिया है, ना बचत दी है, ना ही उसकी आय दी है, बस उनका रिलेशन दिया है। अब ये बात तो जब हमने एलिगेशन लगाया होगा तो खर्च और बचत का अनुपात 5 और 3 बना। हमसे कह रहा है कि इसके खर्च में 9% की वृद्धि हो रही है और इसकी जो इनकम जो है वो 15% इंक्रीज कर रही है, तो इसकी सेविंग कितनी इंक्रीज करेगी ये पूछा है। तो यहाँ पे ये 9% बढ़ रहा है, ठीक है, और ये हमसे पूछा है कि कितना बढ़ेगा। तो आप बताओ, अभी मैं बता रहा हूँ कि आय के अंदर खर्च और बचत होता है, तो एलिगेशन का मतलब क्या है, एक चीज के अंदर जब दो चीजें मिली हुई होंगी, दो चीजें किसी भी अनुपात में मिली होंगी तो वहां पे एलिगेशन लगेगा। तो कहने का मतलब यह है खर्च और बचत किसके अंदर होती है, इनकम के अंदर। इनकम को कितना इंक्रीज किया है, 15%। इनकम को कितना इंक्रीज किया है, 15%, ठीक है ना, 15%। अब आप अच्छे से समझदार हो, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ वाली चीज, यहाँ वाला जो नंबर होगा वो 1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। तो कहने का मतलब 15 जो है वो 9 से बड़ा है, 15 जो है 9 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे जो रखा होगा वो 15 से बड़ा होगा। तो 15 में से 9 घटाओगे तो बचेगा 6। 15 में से अगर आपको 9 घटाने को मैं बोलूँगा तो आना चाहिए 6, लेकिन यहाँ बैठा कौन है पहले से, 3। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 6। तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो कहने का मतलब है यहाँ से हमने 2 हटाया होगा तो ये आ गया 10। तो कहने का मतलब है यहाँ से जब मैंने 15 घटाया होगा तभी तो 10 आया। इसका मतलब 15 में 10 जोड़ दो, कितना होगा, 25। तो कहने का मतलब ये है इसकी जो सेविंग है वो कितने % बढ़ गई, 25%। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो और देखो कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रीना के खर्च तथा बचत का अनुपात 4:3 है, उसकी आय में 35% की बढ़ोतरी होती है तथा उसके खर्च में 26% की बढ़ोतरी होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। यहाँ भी वही चीज़ दी है, रीना के खर्च और बचत का जो अनुपात है, सबसे पहले हमें अनुपात बना लेना होता है। अनुपात हमें दिया है तो हमें उसको लिख लिया 4 और 3, ठीक है। हमसे ये कह रहा है कि इसकी जो आय है वो 35% बढ़ जाती है और इसका खर्च जो है 26% बढ़ता है। तो खर्च बढ़ रहा है 26%, बचत के बारे में पूछा है और ये बढ़ रहा है 35%। तो कहने का मतलब यहाँ से ये है कि हमारे लिए सेविंग निकालना कि कितने % इंक्रीज करेगी। तो देखो यहाँ पे 35 है जो कि 26 से बड़ा है, इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ वाली संख्या जो होगी वो 35 से ज़्यादा आएगी। ऑप्शन से भी आप देख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट कर लो, 26 35 में से जाएगा तो कितना बचेगा आपका, यहाँ से 9। तो यहाँ आना चाहिए 9, लेकिन यहाँ बैठा है 3, 3 की वैल्यू है 9, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 3 की, तो कहने का मतलब कितना आया, 12, ठीक है। तो 35 में 12 जोड़ दो, कितना हो गया, 47। तो यहाँ पे आना चाहिए आपका 47%। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी परीक्षा में आएंगे तो आप बहुत ही आराम से इन क्वेश्चंस को बना लोगे, आपका टाइम खराब नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, बस आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम एलिगेशन का क्वेश्चंस के अंदर किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, बाकी और कुछ नहीं। तो एलिगेशन को समझते हुए चलना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आराम से समझो, उसके बाद उसको में एलिगेशन का इस्तेमाल करो। देखो एक क्लास में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है, तो सबसे पहले जो अनुपात दिया है वो आप अनुपात यहाँ से देख लो, क्या दिया है, 3:1 हमको दिया गया है, 3:1 यहाँ से हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, रिलेशन। हमसे ये कह रहा है कि लड़कों के औसत अंक, लड़कों के जो औसत अंक हैं, लड़कों के जो औसत अंक है वो दिए हमें A+2, ध्यान से समझना। और कक्षा के औसत अंक क्या हो, A हो, तो कक्षा के तो यहाँ ओवरऑल औसत तो यहाँ आएगा। तो लड़कियों के औसत अंक बताना है, हमारे लिए ये बताना है। तो ध्यान से समझना है सही तरीके से। आपके सामने ऑप्शन भी है, आपका ऑप्शन पहला है A+6, दूसरा है A-2, तीसरा है A-6 और चौथा है A-5। तो समझते हैं, देखिए ध्यान से एलिगेशन लगाना है।
आप अच्छे से समझदार हो। आप मुझे बताओ, यहाँ वाला देखो नंबर जो है, यहाँ वाला जो नंबर है वो 1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। यहाँ देखो a है और यहाँ a+2 है, तो बड़ा कौन है? ये वाला। इसका मतलब यहाँ पे जो रखा होगा वो इससे कम होगा, तो जो प्लस वाले हैं वो तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं। एक ही a+ वाला वो तो होगा नहीं। तो आप देखो इसमें से अगर इसे घटाओगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पे क्या बैठा है? 1, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 2। और यहाँ अगर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आना चाहिए कितना? 6। तो आप बताओ 6 आया यहाँ से, तो 6 कैसे आया होगा भाई? यहाँ वाला, ये वाला इससे बड़ा होना चाहिए। a में से जब ये घटेगा तभी तो 6 आना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए a-6। तो ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो बस हमको ये ध्यान रखना है कि हम जब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ें तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि हमें ये पता लगे कि क्या हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन से कर सकते हैं या नहीं। तो 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आपको समझना है। ये भी टाइम एंड डिस्टेंस में मिल जाते हैं, लेकिन आपको कैसे करना है, क्या इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, जब हम यहाँ से लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन लगा पाएंगे या नहीं। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 255 किलोमीटर की यात्रा 2 भागों में 7 घंटे में तय करता है। कहने का सीधा सीधा यहाँ से मतलब ये है कि आपको जो ट्रैवल करना है, जो यात्रा करनी है वो है 255 किलोमीटर, और ये यात्रा आपको कितने घंटे में करनी है? हर हाल में, चाहे आप कैसे भी करिए, आपको ये 7 आवर्स में पूरी करनी है, 7 घंटे में पूरी करनी है। इसमें आप 2 साधनों का इस्तेमाल करते हो, एक बस और दूसरा ट्रेन। बस से आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करते हो और ट्रेन से 45 किलोमीटर की रफ्तार से तय करते हो। तो आपसे कह रहा है कि बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो देखो ध्यान से, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक ढंग से समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ बस है तो बस की स्पीड हमको बताई गई है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और हमें जो ट्रेन की स्पीड बताई गई है वो बताई गई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास 2 साधन हैं और उन दोनों साधनों से हमें 255 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करनी है। सब कुछ क्लियर कर दिया गया है क्वेश्चन में। तो हमसे ये पूछा गया है कि हमने इस 255 किलोमीटर की दूरी में से बस से कितनी दूरी तय की है, ये बताना है। तो अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हम इस क्वेश्चन में एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? करने के तो बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप एलिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि हमें एलिगेशन को सही से समझना है। तो अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हमें ये लगना चाहिए कि हाँ या इस क्वेश्चन में एलिगेशन लग रहा है। कैसे लगेगा वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक तो बस है और दूसरी क्या है? ट्रेन है। आप मुझे बताओ, टोटल टाइम मुझे 7 दिया है, दूरी कितनी तय करनी है? 255। मान लो ऐसा हुआ कि आप केवल बस से ही यात्रा करने पे राजी हो कि मुझे केवल बस से ही यात्रा करनी है और 7 घंटे ही यात्रा करनी है, तो बस की चाल तो 30 ही है। तो अगर मैं पूरे 7 घंटा बस से ही यात्रा कर लूं तो 7 तियां 21, मतलब 1 घंटे में अगर 30 जा रहा हूं तो 7 घंटे में कितना जाऊंगा? 210 किलोमीटर। तो अगर मैं बस से यात्रा तय कर रहा हूं तो मेरे अनुसार तो 210 किलोमीटर की यात्रा तय हुई है ना। अब मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, मैं तो बस से जाऊंगा ही नहीं, मैं ट्रेन से ही जाऊंगा। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है? 45। तो 45 के हिसाब से अगर 1 घंटे में 45 है तो 7 घंटे में कितना होगा? तो आप देखोगे 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 और 3 31, 315। तो आप देख रहे हो कि बस से कितनी हो रही है यात्रा? 315। लेकिन आप खुद सोचो, ना तो आपकी 210 किलोमीटर जानी है, ना आपको 315 जाना, आपको तो जाना है 255, और इन दोनों साधनों से मिलाकर जाना है, इन दोनों साधन से मिलाकर जाना है। तो ना 210 है ना 315, जब इन दोनों को मिक्स किया, इन दोनों को जब मिक्स किया तो डिस्टेंस कितनी है? 255। तो ये तो इनकी एवरेज हो गई ना,
कि 255 जानी है हमारे लिए। अब यहाँ पे आप एलिगेशन लगा सकते हो। जब आप एलिगेशन लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से ये घटेगा तो कितना बचेगा 40, और अगर इसमें से ये घटेगा तो कितना बचेगा 45, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 9। तो 8 यूनिट आपने बस से तय किए और 9 यूनिट आपने ट्रेन से तय किए। 8 और 9 कितना हो गया 17, और 17 की वैल्यू कितनी है 255। ठीक है, तो यहाँ से काटोगे तो 17 एकम 17 और 17 पंजे 85। ठीक है, तो 17 एकम 17 हो गया आपका। यहाँ से बचा कितना 8, 5, ये आपसे कह रहा है बस से, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 15 अट्ठे 120। तो आपने बस से कितनी दूरी तय की है 120 किलोमीटर, और अगर पूछता ट्रेन से तो 15 निम्मा कितना हो गया आपका 135। सीधे सीधे आप जोड़ लो तो आपका 255 आ गया। तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर ये देखना है कि इसमें एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा। करने के लिए तो आप इस पर टाइम पे भी कन्वर्ट करके लगा सकते हो, एक्स मान के भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एलिगेशन का उपयोग हम किस किस क्वेश्चन में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे आपको एलिगेशन की डेफिनेशन सही से समझ में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आज का तो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने भी चाहिए सही तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। यदि इनके सिरों को गिना जाए तो 100, जबकि पैरों की संख्या 290 है, तो चिड़ियाघर में खरगोशों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये हमसे कह रहा है। यहाँ से हमारे लिए दिया है इन द जू देयर आर सम हेयर एंड देयर आर सम पिजियन। तो यहाँ से अगर मैं बात कर रहा हूँ, दो तरीके के हैं खरगोश और कबूतर। अगर इनके हेड्स को गिना जा रहा है, देखो ध्यान से समझना पहले क्वेश्चन को सही तरीके से, तो 100 काउंट हो रहा है। और इनके अगर लेग्स की बात करें हम, पैरों की बात करें हम, तो 290 हो रहा है। तो हमसे ये कह रहा है खरगोशों की संख्या बताओ। तो यहाँ से नंबर ऑफ हेयर बताना हमारे लिए। ठीक है, खरगोशों की संख्या बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस समझना ये है। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ और बार बार यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है पहले आप उसको समझिए और ये देखिए क्या हम इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगा सकते हैं या नहीं। करने के बहुत सारे तरीके हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम, अगर कोई क्वेश्चन है हमने लैंग्वेज पढ़ी और हमें ये आभास हो गया कि हाँ इस क्वेश्चन में एलिगेशन लग सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस क्वेश्चन को एलिगेशन से ही करें। ठीक है, अगर कोई और शॉर्टेस्ट मेथड है तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एलिगेशन हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिना एलिगेशन के आपको दिक्कत दे सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर ये समझना है कि हम कहाँ एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ नहीं। ठीक है, तो कसम नहीं खानी है कि हम हर क्वेश्चन को एलिगेशन से ही करेंगे कि एलिगेशन लग जाएगा तो एलिगेशन से ही करें, ऐसा नहीं है। अगर उसका कोई और मेथड होगा तो हम उसे भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिना एलिगेशन के दिक्कत देंगे, तो हमें एलिगेशन को सही तरीके से समझते हुए चलना है। तो क्या इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आपको समझना है कि इस क्वेश्चन में एलिगेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे, देखते हैं। आप ये बताओ, एक चिड़ियाघर है, उसमें दो तरीके के जानवर हैं, एक खरगोश और एक कबूतर। ठीक है, और आप जानते हो सभी का सिर क्या है, एक होता है। ठीक है, सभी का सिर क्या होता है, एक। तो अगर टोटल हेड्स यहाँ पे 100 हैं, तो मैं आपसे कहूँ कि यहाँ टोटल एनिमल कितने, तो आप कहोगे सर टोटल एनिमल की बात कर रहे हो, तो टोटल एनिमल यहाँ पे आपको 100 दिखेंगे, नहीं दिखेंगे? ये तो बात पता चलेगी कि उस चिड़ियाघर में 100 जीव हैं, 100 जानवर हैं। ठीक है, अब उसमें कितने खरगोश हैं, कितने कबूतर हैं, ये बात हमें नहीं पता है। अब यहाँ उन सभी के लेग्स गिने, मतलब कबूतरों के पैर कितने होते हैं, 2, और खरगोशों के कितने होते हैं, 4। 2 4 2 4 करके टोटल पैर कितने हो गए, 290। तो हम पैरों से तो डिसाइड ही नहीं कर सकते कितने जानवर हैं वहाँ, लेकिन सिरों से हमने डिसाइड कर लिया कि वहाँ जानवर कितने हैं, 100। अब उसमें कुछ खरगोश हैं तो कुछ कबूतर हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो, ये जो पैर हैं, कुछ 2 पैर वाले हैं तो कुछ 4 पैर वाले हैं, मतलब दोनों प्रकार के जानवरों के तो टोटल पैर हैं। ठीक है,
अब आप यहाँ से देखो एलिगेशन लगेगा नहीं लगेगा, तो मैंने एक तरफ बात की हेयर की और एक तरफ बात की मैंने पीजीएन की, ठीक है। अगर सपोज करो सारे के सारे उस जगह सारे के सारे 4 पैर वाले इट मीन्स खरगोश होते, तो टोटल आपके अगर 100 जानवर हैं तो वहाँ पे पैर कितने हो गए, एक का अगर 4 पैर है तो 100 का कितना हो गया 400। तो मैंने यहाँ से ये कह दिया कि सभी के सभी वहाँ खरगोश हैं तो पैर कितने हो गए 400, ठीक है। लेकिन ये बात सत्य नहीं है, पैर तो 400 है ही नहीं, पैर तो 290 है। तो मैंने एज्यूम कर लिया। फिर मैंने कहा कि वहाँ पे हो सकता है कि सारे के सारे कबूतर हों। अब एक कबूतर के पैर कितने होते हैं 2, तो अगर 100 कबूतर हों तो 2 के हिसाब से कितने पैर हो गए 200। तो मैंने कह दिया 200। अब ना 200 हैं तो ना 400 ना 200, एक्चुअल में पैर कितने काउंट हुए 290। तो इन दोनों को जब हमने मिक्स किया, 400 और 200 दोनों को जब हमने मिक्स किया तो हमें एक्चुअल में पैर कितने मिले 290। इनके बीच की वैल्यू मिली नहीं मिली, क्लियर है ये बात, ठीक है। क्या एलिगेशन लगेगा, लग रहा है एलिगेशन साफ साफ। अरे ये 290 आए कहाँ से, खरगोश और कबूतर दोनों के पैर मिलाकर ही तो आए। तो इन 290 के अंदर खरगोश और कबूतर दोनों के पैर हैं या नहीं है, जाहिर सी बात है एलिगेशन लगेगा। लगाओ एलिगेशन। तो यहाँ से 290 में से 200 जाएगा 90 बचेगा, और यहाँ से जाएगा तो 110 बचेगा। 0 से 0 काट दो तो आपका वहाँ पे 9:11 के अनुपात में दोनों हैं, ठीक है। हमसे तो खरगोशों की संख्या पूछिए, 9 और 11 मिलाकर कितना हुआ 20, और इस 20 की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो इस 20 की वैल्यू कितनी है 100, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 45। उस जगह खरगोश कितने हैं 45, और अगर मुझसे कबूतरों की संख्या पूछता तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितने हो गए 55। ये आपको अच्छे से समझना है। तो मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि हम कहाँ कहाँ एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी अपने लोग एवरेज पढ़ेंगे तो वहाँ भी एलिगेशन का अच्छा खासा इस्तेमाल है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आगे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ एलिगेशन का उपयोग अच्छे खासे मात्रा में आपको करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में मैंने एलिगेशन लगा के आपको समझा दिया, ठीक है। आप एक्स मान के भी कर सकते हो, तरीके बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जो भी सीखना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सीखना है, सही तरीके से सीखना है। मतलब यहाँ तो आप कर लोगे लेकिन एग्जाम हॉल में जाके दिक्कत ना हो, बस ये मैं चाह रहा हूँ कि आप जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, ओरली कर सकते हैं। आप समझिए ध्यान से, ये तो आपका एक मैंने बता दिया कि ये मेथड क्या है, एलिगेशन किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों लगेगा, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लिए। अब देखो आप एक चीज़ बताओ, यहाँ से अगर मैं घेरे में ही बात करूँ, छोटे से गोले में बात करूँ तो क्या बात है। आप देखो पैर किसके ज़्यादा हैं खरगोश और कबूतर में, तो आप कहोगे सर खरगोश के पैर ज़्यादा हैं। मैं आपसे पूछूं कि इस जू में टोटल नंबर ऑफ एनिमल कितने हैं, तो आप कहोगे सर 100 हैं। तो अगर मैंने ये कहा कि वहाँ पे सारे के सारे 4 पैर वाले जानवर हैं, तो अगर सारे के सारे 4 पैर वाले जानवर हैं तो एक का पैर 4 है तो 100 का कितना हो गया 400। तो आप कहोगे सर पैर तो 400 होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पैर एक्चुअल में कितने काउंट हुए, तो आप कहोगे सर 290। तो अगर 290 टोटल हुए हैं तो 290 आप यहाँ से अगर देखोगे तो आपको कम कितने मिले, तो आप कहोगे सर 110 पैर जो हैं वो कम काउंट हुए। तो भाई किस खुशी में 110 पैर कम काउंट हुए, किस खुशी में 110 पैर कम काउंट हुए, तो आप कहोगे सर इसमें तो 2 प्रकार के जानवर थे, एक 2 पैर वाले और एक 4 पैर वाले, और हमने तो सभी को 4 पैर वाला अज्यूम करके माना है। जब हमने एक्चुअल में काउंट किया तो हमें 290 मिले। तो ये जो 110 की जो कमी आई है, 110 की ये कमी आई है, ये इसी कारण तो आई है कि हर कबूतर के पास हर खरगोश से 2 पैर कम है, ठीक है। हर कबूतर के पास हर खरगोश से 2 पैर कम है, और इस प्रकार से 2 की कमी होकर कितनी कमी हो गई है 110। तो अगर मैं देखूं तो कितने कबूतर होंगे जिनमें 110 की कमी आ जाएगी, तो आप 2 से भाग कर दो, क्योंकि एक कबूतर पे 2 कम है 2 पैर, तो आप भाग कर दे रहे हो तो कितना आ जा रहा है 55। तो आप देख रहे हो खरगोशों की संख्या कबूतरों की संख्या कितनी आ गई 55। तो कबूतरों की संख्या अगर 55 है, टोटल है 100, तो 100 में से अगर 55 घटाया तो कितना आ जाएगा 45। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ओरली भी कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ भी आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको इतने
फोर्सफुली ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं डेटा लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे दो तरीके के जानवर हैं, गोट्स और पिजियंस, ठीक है। हमसे ये कह रहा है कि इनके अगर हमने हेड्स को काउंट किया है तो हमें 60 दिख रहा है, और अगर हमने लेग्स को काउंट किया है तो 168 दिख रहा है। तो नंबर ऑफ गोट्स पूछ ले या नंबर ऑफ पिजियंस पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ से समझना है। तो सेम लैंग्वेज है, बस मैंने थोड़ा सा डेटा चेंज किया है। लैंग्वेज सेम है, लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है, डेटा को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। तो वही बात मेरी कि क्या एलिगेशन लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। एक बार और लगाएंगे एलिगेशन, ठीक है। एक तरफ आपने गोट्स मान ली और एक तरफ आपने पिजियन मान ली। अब आप ये बताओ, बकरियों के पैर होते हैं 4 और कबूतरों के पैर होते हैं 2, सिर तो सबका एक होता है। तो इसीलिए टोटल एनिमल की अगर मैं बात करूं तो टोटल एनिमल तो मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रहे हैं कि टोटल एनिमल जो हैं वो 60 हैं। टोटल जानवर कितने? 60। अब यहाँ से बात ये आ गई कि इन 60 में कितनी बकरियां हैं, कितने कबूतर हैं, ये डिसाइड नहीं हुआ है अभी। दोनों के पैर जब हमने काउंट किए तो 168 मिले हैं, इसको देखकर भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो अब मुझे यहाँ पे एलिगेशन का इस्तेमाल करना होगा। मैं मान ले रहा हूँ कि उस स्थान पर सारी की सारी बकरियां हैं और एक बकरी के पैर 4 हैं और बकरियां मान लो 60 हैं, तो 4 छंग 24। तो यहाँ से टोटल कितना आ रहा है? 240। तो पैर कितने होने चाहिए? 240, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो अब वहाँ पे सारे के सारे कबूतर हैं और एक कबूतर का पैर कितना है? 2, और कबूतर कितने हैं? 60, तो 120। तो टोटल पैर कितने होंगे यहाँ पे? 120। अब ना तो 240 आए ना 120 आए, पैर एक्चुअल में कितने आए? 168। तो इन दोनों को मिक्स करके तो 168 आया ना। अब बताओ एलिगेशन लगेगा? आप कहोगे सर लगेगा, तो लगाओ जरा। यहाँ पे बचेगा 48 और यहाँ बचेगा आपका, देखो ध्यान से, 2 बचा, 7 बचा, ठीक है, 72 बचा यहाँ से। तो 12 से काटो, 12 चौक 48, 24 से कट जाए, 24 दूनी 48 और 24 तियाँ 72। तो किस अनुपात में है? 2:3 में है। तो यहाँ से सीधे सीधे देखो 5 ये हो गया, दोनों को मिलाकर 5 यूनिट की वैल्यू है 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 12। कबूतर पूछेगा, मतलब बकरी पूछेगा, तो 12 दूनी 24 हो गई बकरियाँ, और खरगोश कबूतर पूछेगा तो 12 तियाँ 36 हो गए। ये इस तरीके से एलिगेशन इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन में आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। अब ओरली जैसे मैंने बताया था अभी सर्किल में बंद करके, पैर किसके ज़्यादा हैं? बकरियों के। सभी मान लो बकरियां हैं, तो एक बकरी के 4 पैर हैं, तो 60 के कितने हो गए? 240। ये 240, लेकिन एक्चुअल में पैर काउंट होके कितने आए? 168। तो कितने कम आए हैं ये चीज़ हमें यहाँ से देखनी है। तो यहाँ 2 बचा और यहाँ 13 में से 6 गए तो 7। कितने कम आए पैर? 72। तो 72 पैर कम किस खुशी में आए हैं? इसी कारण तो आए हैं कि हर कबूतर के पास हर बकरी से 2 पैर कम है। तो 2 कम हो के कितने कम हो गए? 72। तो 2 से इसे डिवाइड कर दो। जैसे ही 2 से डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा? 36। अगर कबूतरों की संख्या 36 है तो 60 टोटल हैं, 60 में से 36 घटा दो तो कितना बचेगा? 24। तो बकरियों की संख्या कितनी हो गई? 24। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि हम कैसे एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम इन्हें ओरली करेंगे, ये चीज़ आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, एक पिंजरे में कुल 10 जानवर हैं। टोटल नंबर ऑफ एनिमल की अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ एनिमल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मुझे दिख रहे हैं 10, जिसमें से कुछ कुत्ते तथा कुछ बिल्लियां हैं। प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है, प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है। इनके लिए कुल 56 बिस्किट का इंतजाम किया गया है, ठीक है। तो बताइए कुत्तों की संख्या कितनी है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एनिमल कितने हैं? 10।
जिसमें कुछ कुत्ते हैं कुछ बिल्लियां हैं। अभी नहीं पता है कि कुत्ते कितने बिल्लियां कितनी हैं, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि जो हमने 56 कितने बिस्किट की बात करी है, यहां से 56 बिस्किट हमने इनको खिलाए हैं। किस किस को खिलाए हैं ये ध्यान रखना, डॉग और कैट ने खाए। डॉग कितने खा रहा है, 6, डॉग 6 खा रहा है ना, हाँ डॉग 6 खा रहा है, और कैट कितने खा रही है, 5। इस प्रकार से जितने भी कुत्ते हैं प्रत्येक कुत्ते ने 6 बिस्किट खाए हैं, और जितनी बिल्लियां उसमें प्रत्येक बिल्ली ने 5 बिस्किट खा के इन दोनों ने मिलाकर कितने खाए हैं, 10 जानवरों ने 56 बिस्किट खाए। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार क्या हम क्वेश्चन में एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इतना सा आपको समझना है। ठीक है, डेटा चेंज करेगा, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, जो करने का तौर तरीका है वो यही रहेगा, डेटा चेंज करेगा वो। ठीक है, तो मेरा काम है आपको सही से समझाना। तो यहां से टोटल बिस्किट कितने खाए गए हैं, 56। कितने जानवरों से, 10। किस हिसाब से, 6 और 5 के हिसाब से। तो यहां भी 2 ही लोग हैं, ये 56 बिस्किट इन दोनों ने खाए हैं। ठीक है, तो इन दोनों का ये क्या हो गया, एलिगेशन हो गया। एलिगेशन मतलब एवरेज हो गया। ठीक है, तो कैसे एवरेज एलिगेशन लगाएंगे, ये देखो, एक तरफ हो गए डॉग और एक तरफ हो गए कैट। सपोज करो सारे के सारे अगर कुत्ते होते, सारे के सारे कुत्ते होते, तो प्रत्येक कुत्ता कितना खा रहा है, 6, और टोटल कितने हैं जानवर, 10। तो 10 छंग 60, हमें कितने बिस्किट खिलाने पड़ते, हमें यहां से खिलाने पड़ते 60 बिस्किट। क्लियर। अब मान लो सारी की सारी बिल्लियां होती, तो प्रत्येक बिल्ली कितनी खा रही, 5, बिल्लियां कितनी मानी है, 10, तो 5 ढाई 50, तो कितने बिस्किट खाए जाते, 50। अब एक्चुअल में ना तो 60 बिस्किट खाए गए ना 50 खाए गए, खाए कितने गए, 56। तो यहां पे बात आ रही है 56 की। ठीक है, तो एलिगेशन देखो कैसे लगेगा, यहां पे कितना आ गया, 6, यहां कितना आ गया, 4, तो इनको डिवाइड कर दो, ये 3 और ये कितना हो गया, 2। तो अगर मैं बात करता अनुपात की तो 3:2, लेकिन मुझसे पूछा है कुत्ते कितने हैं, बिल्ली कितनी है, 3 और 2 5, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2। यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो 6 कुत्ते आ जा रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो 4 बिल्लियाँ आ जा रही हैं। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एक तो ये हो गया बात कि एलिगेशन हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम ओरली कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो बिल्कुल जो सेम अभी पिछला क्वेश्चन कराया था उसी लॉजिक से इस क्वेश्चन को करना है। कुत्ते और बिल्ली में बिस्किट ज़्यादा कौन खा रहा है, कुत्ते। तो अगर मान लो सभी कुत्ते हैं, 10 के 10 कुत्ते हैं, और एक कुत्ता अगर 6 खा रहा है तो 10 कितने खाएंगे, 60। तो बिस्कुट खिलाए जाते हैं 60, लेकिन एक्चुअल में बिस्कुट कितने खिलाए गए हैं, 56। कितने कम खिलाए गए हैं, 4। आप कहोगे 4 कम क्यों खिलाए गए हैं, आप बताओ 4 बिस्किट कम क्यों खिलाए गए हैं, क्योंकि प्रत्येक कुत्ता प्रत्येक बिल्ली से 1 बिस्किट ज़्यादा खा रहा है, प्रत्येक बिल्ली प्रत्येक कुत्ते से 1 बिस्किट कम खा रही है। तो ये 4 बिस्किट जो कम खाए गए हैं वो एक कम खाने के कारण का है, 1 से भाग कर दो, कितना आ गया, 4। तो बिल्लियों की संख्या कितनी आ गई, 4। अब अगर टोटल 10 है और 10 में से 4 घटा दिया, कितना बचा, 6। तो कुत्तों की संख्या कितनी आ गई, 6। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस मेरा जो प्रयास है वो ये है कि मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊँ उसका बेसिक से लेकर चलूँ, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो। ठीक है, क्वेश्चन करने में आपको आनंद आए, तो यही मेरी कोशिश है। तो उस चीज़ को लेकर चलिए सही से, जो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। ठीक है, चलिए अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। देखिए किस तरीके से हमें करना है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन है, एक नगर पालिका की पार्किंग में कुछ 2 पहिए वाले वाहन तथा शेष 4 पहिए वाले वाहन हैं। यदि पहियों की संख्या गिनी जाती है तो कुल 520 पहिए, जबकि पार्किंग के इंचार्ज के मुताबिक कुल 175 गाड़ियां हैं। यदि किसी गाड़ी में स्टेपनी नहीं है तो 2 पहिया वाहनों की संख्या बताइए। देखो यहाँ से पहिए कुल कितने गिने गए हैं, टायर, यहाँ से नंबर ऑफ टायर की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ टायर्स,
अगर मैं नंबर ऑफ टायर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ से नंबर ऑफ टायर्स या नंबर ऑफ व्हील्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कितने आ रहे हैं टोटल? 520। जबकि पार्किंग के इंचार्ज के अनुसार जो व्हीकल हैं, नंबर ऑफ व्हीकल हैं यहाँ पे, व्हीकल हैं वो कितने हैं आपके? 175 हैं। तो किसी के पास स्टेपनी नहीं, तो 2 पहिया वाहनों की संख्या बतानी है। तो क्वेश्चन वही है कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर एलिगेशन लग सकता है या नहीं। 2 पहिए और 4 पहिए, वही बात हो गई, 2 पैर और 4 पैर, क्योंकि स्टेपनी तो किसी में है नहीं। टोटल नंबर ऑफ व्हील्स कितने गिने? 520, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने हैं? 175। तो इसमें कुछ 2 पहिए वाले हैं, कुछ 4 पहिए वाले हैं, हमसे तो 2 पहिए वाले पूछे हैं। तो क्या हम एलिगेशन लगा सकते हैं? आप कहोगे लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने बोला 2 व्हीलर और मैंने बोला आपको, मतलब यहाँ 4 व्हीलर मैंने कर दिया और इधर मैं कर दे रहा हूँ 2 व्हीलर, ठीक है, 2 पहिए और 4 पहिए वाले। सपोज करो उस पार्किंग में सारे के सारे वाहन 4 पहिए वाले हैं। तो अगर सभी 4 पहिए वाले हैं और वाहन कितने हैं टोटल? 175। तो 100, 400 ये हो गया, 75 ये 300 ये हो गया, तो कितने हो गए ये? 700। तो सीधे सीधे यहाँ पे टायर कितने, व्हील कितने होते हैं? 700। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखता तो 75 दूनी 150 और 200, तो यहाँ पे कितना हो रहा है आपका? 350, ये आधा। तो पहिए ना तो 700 हैं ना 350 हैं, पहिए हैं कितने टोटल? 520। तो 520 यहाँ पे लगाओ, 520 यहाँ लगाओ, एलिगेशन लगेगा, सीधे सीधे घटाओ, ये बचेगा 0, ये बचेगा 7, ये बचेगा 170, और यहाँ से इसे घटाओगे 0, ये आपका 8 और ये आपका यहाँ से 180। तो यहाँ से आप साफ साफ देख रहे हो, ये कट गया और ये कट गया, 17:18 आ गया। तो 17 यूनिट 4 पहिए वाले हैं, 2 यूनिट 18 पहिए वाले, दोनों को मिला दो तो यहाँ से 17 दूनी 14 35 हो गया। 35 यूनिट की वैल्यू जो है 175 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? यहाँ से 5। तो हमसे पूछा है 2 पहिए वाले, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 18 पंजे 90। ये हो गए आपके 2 पहिए वाले वाहन, ठीक है। ये इस तरीके से एलिगेशन लगा के हम क्वेश्चन को बना लिए। तो अब वही बात, क्या विदाउट एलिगेशन कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो अभी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लगाओ कि यहाँ पे अगर टोटल 4 पहिए वाले होते तो पहिए कितने होने चाहिए थे? 700। लेकिन पहिए काउंट आपने कितने करे एक्चुअल में? 520। 520 कितने कम काउंट हुए? 0, 8, 1। 180 पहिए जो हैं वो कम काउंट हुए हैं। तो भाई किस खुशी में 180 पहिए कम आए हैं? तो आप कहोगे कि 2 पहियों वालों के पास 4 पहियों से 2 पहिए कम हैं, तो उन्हीं के कारण 180 कम आए, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो सीधे सीधे कितना आ गया? 90। तो 90 क्या हो गए? 2 व्हीलर हो गए। ये बात यहाँ से, ठीक है, यही हमसे पूछा था। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आप चाहे ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन कैसा समझ में आ रहा है ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आज का। देखिए, एक मजदूर को 30 दिन के लिए मजदूरी पर रखा जाता है। प्रत्येक कार्य दिवस पर उसे 10 रुपये प्राप्त होते हैं। प्रत्येक छुट्टी पर उसकी मजदूरी से 2 रुपये काट दिए जाते हैं। यदि उसे अंत में कुल 216 रुपये प्राप्त हुए तो बताइए वह कितने दिन कार्य पर रहा। मतलब कह रहा है ये लेबर इज एम्प्लॉयड फॉर 30 डेज। ऑन एवरी वर्किंग डे ही गेट 10 रुपीज़ एंड ऑन एवरी लीव
2 rupees is deducted from his wages at the end of and he got 216 rupees. Find the number of working days. कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन की जो भाषा है उसको पढ़कर क्या ऐसा लग रहा है कि हम इस क्वेश्चन में भी एलिगेशन लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक नौकर को, एक मजदूर को आपने 30 दिनों के लिए रखा है और किस हिसाब से रखा है कि अगर वो पर डे काम करेगा, मतलब प्रतिदिन आएगा, तो उसे हम 10 रुपये प्रतिदिन देंगे, ठीक है। और उससे काम हम कितने दिन कराएंगे? 30 दिन। लेकिन आपने कंडीशन उसके साथ लगा दी है कि अगर वो छुट्टी करेगा, ध्यान रखना, अगर वो लीव पर जाएगा तो उसके 2 रुपये उसकी मजदूरी से काट लिए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो छुट्टी करेगा तो उसको 2 रुपये नहीं मिलेंगे। मतलब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। आप जैसे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता है कि आजकल की परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग मतलब ऋणात्मक अंक भी दिए जाते हैं गलत करने पर, है ना। तो इसमें भी वही प्रावधान है कि अगर वो छुट्टी करेगा तो उसके 2 रुपये काटे जाएंगे। कहाँ से काटे जाएंगे ये बताया आपको। तो क्या एलिगेशन लगा सकते हैं हम? नहीं। आप खुद सोचो, अगर वो व्यक्ति 30 दिन के लिए रखा गया है, 30 दिन के लिए अगर रखा गया है और प्रतिदिन उसके लिए 10 रुपये मिलेंगे, तो अगर वो 30 के 30 दिन काम करता तो उसको तो पूरे 300 रुपये मिलते ना। लेकिन एक्चुअल में उसको दिए कितने? 216 रुपये। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने छुट्टी जरूर की है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को सही से समझो, लैंग्वेज को समझो। अगर आपने लैंग्वेज को समझ लिया तो डेटा चेंज वो कितना भी करे, आप क्वेश्चन में दिक्कत नहीं करोगे, आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, मैं अगर बात कर रहा हूँ कि उसने वर्किंग कितने दिन रहा वो, ठीक है, और कितने दिन वो लीव पर रहा, ये मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने काम करेगा वो? 30 डेज काम करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर सपोज करो जो मजदूर है वो अगर पूरे 30 के 30 दिन काम पे आता तो आप उसको कितना पे करते? पहले मुझे ये बताओ। 10 के हिसाब से 300 रुपये। तो आपने कहा कि सर हाँ बिल्कुल सही है, हम उसको 300 रुपये खुशी खुशी दे देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। 300 देते। सपोज करो उस नौकर ने, उस मजदूर ने एक भी दिन काम नहीं किया, तो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता? आप कितने रुपए काटते? 2 रुपए के हिसाब से 30 दिन में, 30 दूनी 60 रुपये। अब ये 60 रुपये काट रहे हैं, निगेटिव में जाएगा नहीं जाएगा? आप ये बताओ, निगेटिव में जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। आप कुछ सोचो, जब आपके पास देने को कुछ है ही नहीं तो कहीं ना कहीं आपके अंक जो हैं वो माइनस में आएंगे नहीं आएंगे। और परीक्षाओं में अंक माइनस में भी आते हैं, ध्यान रखना, परीक्षाओं में अंक माइनस में भी आते हैं, ठीक है। अगर आपने सारे प्रश्न गलत कर दिए तो आपको माइनस में अंक मिलेंगे, ये ध्यान रखना। अगर आपके पास देने को कुछ नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। अगर देने को है तो उसी में से कट जाएंगे, और नहीं है तो आपके अंक किस में आएंगे? ऋणात्मक। जैसे कि इस मजदूर के पास देने को कुछ है ही नहीं, अगर इसने 30 के 30 दिन छुट्टी कर ली, ठीक है, और कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके पास देने को कुछ नहीं, तो इसके माइनस में 60 देखेंगे, ठीक है, मतलब इसको घर से देने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे ना 300 मिले ना माइनस 60 मिले, मिले कितने हैं? 216 रुपये एक्चुअल में। तो ये 216 रुपये इन दोनों के बीच का है नहीं है, काम वाले दिन और छुट्टी वाले दिन मिलाकर दोनों को जैसे ही मिक्स किया तो वैसे ही इसका हिसाब जब निकाला हमने, आप भी हिसाब करते हो तो ऐसे ही करते हो सारी चीज़ों को मिलाकर कि भाई उसने कितनी छुट्टी की, कितने दिन काम किया, सबका मिला के मिक्स करके को बोला कि भैया तेरा हिसाब इतना निकला है और तो इतना बना, ये लो अपना पैसा, ये होता ना। तो यहाँ पे भी वही हिसाब बना है कि भाई पूरे महीने का हिसाब निकाला तो उसके 216 रुपये बने। इसमें क्लियर हो जाएगा कि उसने कितने दिन काम किया, कितने दिन छुट्टी की है। तो एलिगेशन लगा दो आप, सीधे सीधे एलिगेशन लगाओ। आपको अच्छे से पता है यहाँ वाली संख्या 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी। तो यहाँ पे 216 बड़ा है, ये 60 छोटा है, तो इसे जोड़ोगे, मतलब इसमें से इसे घटाओगे तो ये हो जाएगा 276। अब आप कहोगे सर घटाया है जोड़ क्यों दिया? तो भैया ऐसे किया है, 216 माइनस और माइनस का 60 है ना ये, तो इसीलिए 216 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, इसलिए ये जुड़ा है। और यहाँ से अगर आप घटाओगे तो आपको अच्छे से पता है यहाँ पे कितना बचेगा? 84, ठीक है, ये बचा। तो आप इसको काट लो,
अच्छे से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा ये किससे कट जाएगा, 3 से कट जा रहा है, 3 नेम 3 दूनी और ये 3 दूनी 3 अट्ठे, ठीक है। और ये किससे कट जाएगा आपका 4 अट्ठे 32, 3 से ये कट जाना चाहिए यहाँ से, 2 से काटो 2 चौक 8, 2 छंग 12 और 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये 23 आ गया और ये कितना आ गया 7। तो 23 और 7 मिलाकर कितना हो गया 30, और 30 की वैल्यू है 30, 1 की वैल्यू आ गई 1, तो सीधे सीधे 23 दिन उसने काम किया है और 7 दिन उसने छुट्टी की है। ये सीधे सीधे आपका आंसर हो गया। यहाँ तो बात हो गई कि हम एलिगेशन का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हम बिना एलिगेशन के भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, जो अभी मैंने पिछली अप्रोच बताई है उसके अकॉर्डिंग। जैसे सपोज करो वो व्यक्ति सारे के सारे दिन काम करता, तो 30 दिन में 10 रुपये के हिसाब से उसको तो 300 रुपये मिलने चाहिए थे, नहीं मिलने चाहिए थे, बोलो बिल्कुल मिलने चाहिए थे। लेकिन उसे मिले कितने हैं 216, तो ये 216 मिले हैं, कम कितने मिले हैं जरा देख लो। तो आप कहोगे सर 84 रुपये उसके लिए कम मिले हैं। भाई किस खुशी में उसको 84 रुपये कम मिले हैं, वो काम पर नहीं गया ना, इसीलिए तो अगर वो एक दिन काम नहीं जाएगा तो उसका नुकसान कितने का है, तो आप कहोगे 2 रुपये का। अरे नहीं, 2 रुपये का नुकसान नहीं है, नुकसान है उसका 12 रुपये का। एक तो वो जिस दिन काम पे जाता 10 रुपये वो मिलते, तो एक तो वो उस दिन काम पे नहीं गया, 10 तो वो कट गए उसके, और कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 रुपये और कट गए, तो कुल मिला के कितने रुपए कटे 12 रुपये उसके कटेंगे या नहीं कटेंगे। तो 84 को आप सीधे सीधे 12 से डिवाइड करके देख लो कितने दिन की छुट्टी है, 12 सत्ते 84। इसका मतलब उसके जो छुट्टियों के दिन हैं वो कितने हैं, लीव कितनी की है उसने 7 डेज की, ठीक है 7 डेज की लीव की, और 30 दिन में 7 दिन की अगर छुट्टियां की हैं तो काम कितने दिन किया है, 23 दिन। तो वर्किंग डेज उसके कितने हैं 23 डेज, लीव डेज कितने हैं, छुट्टियों के दिन कितने हैं 7 डेज। तो हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं और हम डायरेक्ट अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आपको दिखेगा, जैसे जैसे मैं आज के सेशन में आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको जहां भी मिलेंगे डेटा चेंज करके, तो आप इनमें कोई भी दिक्कत नहीं करोगे, आराम से इन क्वेश्चंस को टाइम के अंदर आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आएगा, देखिए ध्यान से। यहां से आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें देखो सीधे सीधे ये कहा गया है कि टोटल क्वेश्चन जो है वो आपके 200 है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं ये आपको दिख रहा है कि भैया नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे हैं 200। हमसे कह रहा है कि अगर हम सही करेंगे तो 4 अंक मिलेंगे, गलत करेंगे तो 1 अंक काट लिया जाएगा। टोटल मार्क्स कितने 320, आपके ऑप्टेन मार्क्स 320 हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है आपने कितने % सही किए हैं, कितने गलत किए। मैं आपको पूरा डेटा समझा दे रहा हूँ, आप ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में भी वही अप्रोच लगेगी जो भी पिछले क्वेश्चन में आपने इस्तेमाल की है, ठीक है। हमसे यहाँ कह रहा है कि देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे लिए 200 दिए, ठीक है। अब अगर कोई भी विद्यार्थी अगर एक प्रश्न सही करेगा तो उसे 4 अंक दिए जाएंगे, और अगर वो एक प्रश्न गलत करेगा तो उसका 1 अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में अप्रोच थी वही इस पे लगेगी। तो इस प्रकार से इसके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं, ध्यान देना, ऑब्टेन मार्क जो हैं वो 320 हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या इस क्वेश्चन में एलिगेशन लग सकता है या नहीं, बिल्कुल लग सकता है, ठीक है। सही और गलत, करेक्ट और इनकरेक्ट मिलाकर क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। एक प्रश्न सही करने पे उसको अंक कितने दे रहे हो आप 4, और एक गलत करने पे कितने दे रहे हो -1, मतलब अंक काट ले रहे हो आप उसका। सपोज करो उस विद्यार्थी ने सारे के सारे प्रश्न सही कर दिए, सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर उसने क्या दिए सही दिए, तो सही करने पर उसको एक क्वेश्चन का मिल रहा है 4, तो
200 को कितना मिलेगा, 200 को कितना मिलेगा, 4 दूनी 8, 800 अंक मिलेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मिलेंगे उसे 800। ठीक है, अब कोई महान विद्यार्थी होगा जो सारे के सारे प्रश्न क्या कर देगा, गलत कर देगा। तो गलत कर देगा, एक गलत करने पे उसका कितना कट रहा है, -1, मतलब 1 कटेगा। ठीक है, अब उसके पास देने को कुछ है ही नहीं, देने को कुछ है नहीं, और क्वेश्चन है 200, तो इसको माइनस का 200 मिलेगा नहीं मिलेगा, बोलो मिलेगा ना। अब ना तो उसे 800 मिले हैं ना माइनस के 200 मिले हैं, तो कितने 320, तो यहाँ पे 320 आया नहीं आया बीच में, ये एक से बड़ा होगा एक से छोटा होगा, यहाँ इसमें से इसे घटाओगे तो आपका बचेगा 480, और इसे इधर जोड़ोगे तो मिलेगा 520, यहाँ पे जोड़ लो, 0 से 0 काट लो। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा आपका 13 बार चला जाएगा ये 4 से, और ये 12 बार चला जाएगा, तो 13 और 12 सही और गलत प्रश्नों का जो अनुपात है वो 13:12 है। दोनों को जोड़ दो, सही और गलत मिला के हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, 13 और 12 हो गया 25, और यहाँ से 25 की जो वैल्यू है वो है 200, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 25 अट्ठे 200, सही पूछा है तो 13 अट्ठे 104 हो गया, और अगर गलत पूछा है तो 12 अट्ठे 96 हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, एक तो एलिगेशन लगा के हम इस प्रकार से क्वेश्चन को बना लिए। हम इसको भी बिना एलिगेशन के कर सकते हैं पिछली अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो अगर मैंने ये कहा कि सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर उसने सही दिया है, तो एक प्रश्न अगर 4 नंबर का है तो 200 प्रश्न कितने के हो गए, 800 नंबर के हो गए। लेकिन एक्चुअल में उसे नंबर कितने मिले, 320, तो 320 यहाँ से घटाओ तो आपको देख रहे हो 480। तो यहाँ पे जो 480 आए हैं ये कम किस कारण आए हैं, आपके गलत करने के कारण। कितने प्रश्नों का उत्तर आपने गलत दिया है कि आपके 480 अंक कट गए। एक प्रश्न गलत करने पे आपको 1 नंबर का नुकसान नहीं हो रहा है, आपको कितने का नुकसान हो रहा है, टोटल 5 का। एक तो आप सही करते तो 4 नंबर वो मिलते, अब आपने गलत कर दिया, 4 तो वो कट गए, और एक आपका क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग कट गया। कुल मिला के आपको 5 नंबर का नुकसान हुआ या नहीं हुआ। 5 नंबर का नुकसान होने के कारण आपके 480 नंबर कट गए। तो आप देख रहे एक प्रश्न पे 5 कट रहे हैं, तो 480 कितने प्रश्नों पे कटेंगे, 5 नेम 45 और 5 छक्का 30, 96 प्रश्नों पे आपके कटेंगे नहीं कटेंगे, बोलो। तो आपने कितने प्रश्नों को उत्तर गलत दिया है, 96। तो अगर टोटल 200 हैं उसमें से 96 गलत हो गए तो कितने सही हुए, 104 प्रश्न। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको इस सेशन में पढ़ाया है वो आपको बहुत ही अच्छे से सही तरीके से समझ में आया होगा। आप उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अच्छे तरीके से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करना, ये आपका काम है। मेरा काम जो है वो मैं आपको कर ही रहा हूँ अच्छे तरीके से, और भी अच्छे से अच्छा करूँगा। एक बार पढ़ लो, मैं दोबारा भी बहुत सारी चीज़ें सही से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा दूँगा, PDF के थ्रू सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके मैं कवर कर रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, तो जो है अभी आप एज अ रिवीजन अच्छे से चीज़ों को पढ़ते रहिए, बार बार वीडियो देखिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।